खुशामदीद, मेरा नाम है वकास इमराना, आपको पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पे खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की खबरों में बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं। मैं अहम नहीं कहूँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर है। तो इंटरेस्टिंग खबरों में ये है कि डकी भाई को उन्होंने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी एडिशनल सेशन जज के सामने, लेकिन उस बेचारे की वहाँ पर भी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। ही इज़ he'll remain in jail। मुझे बड़ा तरस आता है डकी भाई पर। वहाँ पर जो सरकारी वकील थे, मतलब सरकारी वकील भी इस तरह केस लड़ रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि जितनी मेहनत और जितने ज़बरदस्त दलाइल सरकारी वकील इस केस में दे रहे हैं, शायद ही किसी केस में दिए गए हों। वो तो ऐसे लगता है कि दिलो जान लगा रहे हैं कि हर सूरत में डकी भाई को अंदर रहना चाहिए। तो सरकारी वकील एडिशनल सेशन जज साजिदा चौधरी के सामने दलाइल दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मैडम, आप इनकी जो बेल की अपील है उसको कैंसिल करें। इनको इनसे बहुत कुछ बरामद हुआ है जिसकी बुनियाद पर इनको जेल में रखना ज़रूरी है। इस टाइम वो जुडिशियल है, लेकिन पता नहीं वहाँ पर क्या ये इंटेरोगेशन कर सकते हैं। बहरहाल उनकी वो भी जो रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा जी, ये इस ऐप के, ये जुए की ऐप थी, इसके कंट्री मैनेजर रहे हैं, ये शरीक मुल्ज़िम हैं, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है और इन पर बहुत जल्द मनी लॉन्ड्रिंग का केस हम शुरू करने जा रहे हैं, तो वो भी मामला होना है। बहरहाल जी, उसका रिज़ल्ट यही निकला है कि डकी भाई की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ही विल रिमेन इन जेल। मुझे तो इस बंदे पे तरस आता है। अब वो नदीम नानी वाला जो है, वो कोई प्राइवेट जहाज़ करा के निकल गया है, उसका नाम क्यों नहीं था ईसीएल पे? वो किस तरह निकल गया? जब डकी भाई जाने लगा था तो उसको तो रोक लिया था एयरपोर्ट पे। वो साहब इंग्लैंड पहुँच गए हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पर एक सिलेक्टिव किस्म का जस्टिस होता है। मेरे ख़्याल से डकी जो है वो थोड़ा-सा मुझे शरीफ आदमी मालूम होता है, या वो 2 नंबरी करते हुए भी बंदे को ज़रा सोचना चाहिए कि वो कितना की 2 नंबर है। ऐसा लगता है कि वो इतना 2 नंबर नहीं था कि वो ये सारा कुछ कर पाता। एनीवे जी, आगे बढ़ते हैं। अब लाहौर में आपको पता है, स्पेशली पंजाब में स्मोक का बहुत इशू है। लाहौर में तो स्मोक इंतहा की होती है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मोक लाहौर में होती है। अब बताया गया है कि लाहौर में एंटी स्मोक गन्स अवेलेबल हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये गन्स जो हैं, ये पानी की फवार बेसिकली हवा में फेंकती। कहते हैं जी, इसकी फवार 100 मीटर तक जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी दूर तक इसकी पावर होगी। कहने को तो वो कह दिया जाता है। बहरहाल अब ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। आई मीन इट्स टू लिटिल टू लेट वाला काम है। बहरहाल इस पे हम आगे बात करते हैं। तो ये एक गन बनाई गई है क्योंकि ये व्हीकल पर अटैच होगी और इसमें से 16,000 लीटर पानी इसको अवेलेबल होगा। वहाँ पे जो टैंक है गाड़ी पर, उसमें से ये 16,000 लीटर पानी ये में से ये फवार फेंक दी जाएगी और हवा में स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं उनको लिक्विडेट करके नीचे गिराते जाएंगे। ये टोटल 15 गाड़ियों का बताया जा रहा है, इस तरह की मशीन्स का बताया जा रहा है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 10 तैयार हैं और 5 अभी तैयार हो रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर इनको लगाया जाएगा ताकि स्मोक में कमी वाक़या हो। लेकिन मेरा इसमें ये मशवरा है कि अगर आपने यही करना है तो लाहौर की इतनी लंबी कैनाल है, उसके ऊपर ये मशीनें लगा दें आप। माल रोड पर, जेल रोड के जो अंडरपासेस हैं, वहाँ पर ये मशीन को इंस्टॉल करें और उसको अनलिमिटेड पानी की जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है, नहर से उसको पानी का कनेक्शन दें और ये गन चलाते रहें। और ये इस तरह की, मैं तो कहता हूँ पूरे कैनाल पर ये गन्स होनी चाहिए। तो आपका पेट्रोल का भी खर्चा बचेगा। ये जो आपने गाड़ी बनाई है इतनी ज़्यादा, इस पे जो इसको जो कस्टमाइज़ किया है, इस पे जो खर्चा किया है, उसकी बजाय अगर आप ये नहर पे लगा दें, तो क्या वो बेहतर नहीं रहेगा? इसी तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट वो बने हुए हैं पानी के ज़खायर लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पे अंडरग्राउंड वो बने हुए हैं जहाँ पर के पानी ज़ख़ीरा किया जाता है। जबकि बारिश होती है तो पानी वहाँ चला जाता है। उन जगहों पर इस तरह की गन्स लगा लें ताकि आपके पास एक एक कांस्टेंट ज़रिया तो हो जहाँ से कि पानी इस मशीन को मिल सके। अब तो ये होगा ना कि ये वैन चल रही है, फिर इसका पानी खत्म हो जाएगा, फिर ये जाएँगे, पानी भरेंगे, फिर आएँगे और फिर अपना मामला शुरू करेंगे। बहरहाल इस पे सोचना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। और हमें ये भी देखना है कि और क्या इक़दामात इन लोगों ने लिए हैं। मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया था, रात को 11 बजे के बाद लाहौर में तो अंधाधुंध, जिसको कहते हैं ना, कि हर तरह की गाड़ी आ रही होती है। वो डीज़ल का उसमें से वो धुआँ ही धुआँ होता है, मिट्टी फेंकती जा रही होती हैं, ईंटें होती हैं, ईंटें रगड़ खा के वो ईंटें का वो सारा गंद फेंक रही होती हैं। हर तरह का जो है ना गंदा काम जो कि स्मोक को
वो कंट्रीब्यूट करता है उसकी वैल्यू को बढ़ाने में, वो सारा कुछ हो रहा होता है। आपने ये भी देखा होगा कि लाहौर में सुबह के टाइम वैल्यू अपने एक्सट्रीम पर होती है। उसकी वजह ये है कि वो रात को जो लाहौर में सारा ये काम एंट्री हो रही होती है, उसकी वजह से स्मोक इतनी ऊपर चली जाती है, सुबह 5 बजे 6 बजे उसकी वैल्यू एक्सट्रीम पर होती है, तो इसके बारे में देखना चाहिए। अच्छा जी, टॉम क्रूज़ को तो आप जानते हैं, वो एक एडवेंचरस शख्स हैं। आप वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड आना डे अरमास के साथ वो खला में शादी करना चाहते हैं। ही वांट्स टू गो टू स्पेस और वहाँ पे ब्याह रचाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये एक ह्यूमन काइंड में पहली दफ़ा हुआ कि किसी की शादी स्पेस में जाकर होगी और टॉम क्रूज़ और जो उनकी गर्लफ्रेंड है आना, उनका ये इनका जो ताल्लुक है वो भी इसी बुनियाद पर है कि ये दोनों बड़े एडवेंचरस हैं। आना ने अभी बैलरीना मूवी की है जो कि एक बड़ी एक्शन पैक मूवी थी। तो इन दोनों का जो ताल्लुक है उसमें काफ़ी एडवेंचर ऑलरेडी इन्वॉल्व है और ये उस चीज़ को फर्दर एनहांस करना चाहते हैं। ये सोर्सेज़ ये बताते हैं कि ये तो तय है कि शादी ऐसी होगी कि उसको दुनिया याद रखेगी। इससे पहले आपको पता है कि टॉम क्रूज़, निकोल किडमैन और केटी होम्स के साथ शादी कर चुके हैं और वो कामयाब नहीं हुई, उनकी तलाक हो गई। अब आना के साथ ये मामला चल रहा है, लेट्स सी कि पहले तो ये है कि इनकी शादी होती है और फिर वो शादी कैसी होती है। तो इसके बारे में अभी से बातें शुरू हो गई हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये काम स्पेस में जाके करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वर्ल्ड न्यूज़, दुनिया में ये पहली दफ़ा होगा। एबी डिविलियर्स ने भी एशिया कप में जो कुछ हुआ, जो कुछ इंडिया करता रहा, उस पर लबकुशाई की और उन्होंने कहा कि जो इंडिया की टीम ने किया है एशिया कप में वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा आई अंडरस्टैंड कि ट्रॉफी लेने के लिए जब उन्होंने जाना था तो वो उसमें एक ऐसे शख्स मौजूद थे जो उनको नहीं पसंद थे, लेकिन फिर भी उनको ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। जो वहाँ पर ड्रामा हुआ, जो वहाँ पर जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है, स्पिरिट ऑफ द गेम है, उसके खिलाफ जो मामलात हुए वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने उनका ये भी कहना था कि हाथ मिलाना ना मिलाना ये स्पोर्ट्स का मामला है, इसमें से सियासत नहीं आनी चाहिए। ये एबी डिविलियर्स के इस बात पर स्ट्रेस था कि जिस तरह सियासत को गेम में लाया गया है, स्पोर्ट में लाया गया है, क्रिकेट में लाया गया है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऑब्वियसली दुनिया में कोई भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता और इंडियंस को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह एक ग्रेट स्पोर्ट को, एक जेंटलमैन स्पोर्ट को किस तरह पॉलिटिकल एक अरीना बना दिया है, एक दंगल बना दिया है, जहाँ पर कि वो एक मैच जीती हैं, 2-3 मैच जीत के समझ रहे हैं कि उन्होंने जंग का बदला ले लिया। कितनी बेवकूफ़ाना बात है ये। आप हाथ मिलाकर आप सोचते हो कि आपने किसी को बेइज़्ज़त कर दिया, तो आप ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अब आपके पास ट्रॉफ़ी भी नहीं है, वो मोहसिन नकवी भी अड़ गया, उसने कहा नहीं देनी मैंने ट्रॉफ़ी, लेनी है तो आओ, चल के आओ, मेरे पास आओ, ऑफ़िस में आओ, वहाँ पर मीडिया आएगा, तस्वीरें बनेंगी, वीडियोज़ बनेंगी, मेरे से रिसीव करो, फिर ही तुम्हें ट्रॉफ़ी मिलेगी। अब वो चैंपियन बने हुए हैं एशिया के, लेकिन उनके पास ट्रॉफ़ी नहीं है। ना मेडल्स मिले, ना आपकी इज़्ज़त हुई, ना गेम की इज़्ज़त हुई, तो क्या आपने बिगाड़ लिया किसी का? तो ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। अब दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, इंडियंस को इसके बारे में सोचना चाहिए। एनीवे जी, प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ताकि जब भी हम कोई वीडियो लगाएँ, तो आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।